बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक, स्पेस एंड सैटेलाइट्स। स्पेस कहते हैं खला को, यानी ज़मीन से बाहर जो खला मौजूद है, ज़मीन से बाहर जब हम जाएं तो उस एरिया को हम स्पेस कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ से हमें आसमान की सूरत में दिखाई देता है। और सैटेलाइट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर। उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्पेस सूट? स्पेस सूट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है? तो देखें, जब भी कोई खलाबाज या एस्ट्रोनॉट ज़मीन से बाहर जाता है तो वो स्पेस सूट को पहनकर जाता है। ये एक ख़ास किस्म का सूट होता है जो कि एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, ठीक है। और इसकी अहमियत ये है कि ये आपको खला के जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, जो वहाँ का टेम्परेचर क्योंकि ज़मीन के निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है, ठीक है, तो उससे बचाने में, वहाँ के प्रेशर को डील करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल? यानी कि स्टार्स क्यों चमकते हैं? तो देखें, जितने भी स्टार्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, और उनसे निकलने वाली लाइट जब हमारे तक ज़मीन तक पहुंचती है तो देखिए वो हमारे एटमॉस्फेयर से, यानी कि हमारी आबो हवा से गुजरते हुए आती है। तो जब वो एटमॉस्फेयर में से गुजरती है तो हमारी एटमॉस्फेयर में विंड यानी कि हवा मौजूद है, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस है मुख्तलिफ जगहों पर, उसके अलावा और बहुत से ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, प्रेशर वगैरह, ये सब उस लाइट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टार्स जो हैं, सितारे जो हैं, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ इज स्पेस वॉक डन? स्पेस वॉक से मुराद है कि स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कैसे वॉक कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस वॉक, जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा कि जो एक ख़ास किस्म के स्पेस सूट पहनते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, तो उनके पास जो एक ख़ास किस्म के जेट्स होते हैं जिसकी मदद से वो स्पेस के अंदर वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस वॉक को काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है और ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, फिनोमिनास को ऑब्ज़र्व करने के लिए स्पेस वॉक अमल में लाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एड्रेस किए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। A space scene is shown in the following photograph. Can you recognize the various objects in it? Make a list. कहते हैं कि यहाँ पर हमें एक फ़ोटोग्राफ दिखाई हुई है, कहते हैं कि इसमें हमें स्पेस दिखाई हुई है। ये स्पेस है, ज़मीन से जब भी हम खिला से बाहर जाएं, ऊपर की तरफ जाते जाएं तो ये स्पेस आ जाती है, ठीक है। तो कहते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें शो की हुई हैं, कहते हैं कि आप इनको पहचानिए, ठीक है, और इनकी एक लिस्ट बनाइए कि इन चीज़ों के क्या नाम हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स दिखाई देंगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पर ज़मीन दिखाई दे रही है, अर्थ, और हमें यहाँ पर स्पेस रॉकेट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही हैं। फिर कहते हैं, व्हेन वी लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट वी सी काउंटलेस टाइनी लाइट्स कॉमनली नोन एज स्टार्स। तो कहते हैं कि जब भी हम रात को एक साफ स्काई के ऊपर देखते हैं, जब मौसम क्लियर होता है, तो हम रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं तो कहते हैं हमें बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे लाइट्स नज़र आ रही होती हैं जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। बट साइंटिफिकली दे आर नॉट ऑल स्टार्स, कहते हैं, लेकिन अगर हम साइंसी तौर पर साइंटिफिकली इसको अगर हम स्टडी करें तो ये सब के सब स्टार्स नहीं होते, ठीक है। हम सब तो कहते हैं कि वो स्टार्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब स्टार्स ही हों। इन फैक्ट दे इंक्लूड गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं कि उसके अंदर वो स्टार्स भी हो सकते हैं, गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, प्लैनेट्स यानी कि सियारे भी हो सकते हैं, चांद भी हो सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन होगी कि चांद तो हमें बिल्कुल क्लियर होता है, तो हमें नज़र आ जाता है, तो चांद में हम फ़र्क कर सकते हैं, तो हम बाकियों को स्टार्स क्यों कह रहे हैं कि वो स्टार्स जैसे दिखते हैं? तो देखिए, चांद सिर्फ एक नहीं होता, हमारी ज़मीन का एक ही चांद है, लेकिन अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के लिए मुख्तलिफ तादाद में चांद मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फासला हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो चांद हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम लोग अक्सर, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि हमें स्टार्स दिखाई देते हैं तो हमें सैयारे क्यों नहीं दिखाई देते, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है और
8 प्लैनेट्स हैं जिसमें एक ज़मीन भी मौजूद है, ठीक है। तो बाकी जो छोटे छोटे हमें स्टार्स दिखाई दे रहे थे उनमें वो कुछ ना कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है वो सब के सब स्टार्स ही हों, और कुछ गैलेक्सीज भी होती हैं। तो गैलेक्सीज़ क्या होती हैं? गैलेक्सीज़ भी ऐसी ही होती है जैसे हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हम लोग मौजूद हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। तो गैलेक्सी के अंदर इसी तरह डिफरेंट किस्म के प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, तो हमें वो भी दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को, इन तमाम अशिया को, जो भी चीज़ें हैं, इनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, यानी भारी बॉडीज़ कहते हैं। भारी जिसामत में मुश्तमिल कोई भी चीज़ है ये, ठीक है। दीज हेवनली बॉडीज़ आर अ पार्ट ऑफ वास्ट स्पेस अराउंड अस विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज द यूनिवर्स। कहते हैं कि ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये हमारी स्पेस में मुख्तलिफ बहुत दूर तक फैली हुई हैं, बहुत दूर दूर तक ये मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है, हमारी स्पेस में। और इन सब को अगर हम मिलाकर कहें, कुल मिलाकर, तो हम इसे यूनिवर्स कहते हैं, और यूनिवर्स को हम उर्दू में कायनात कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज हैव सेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड अदर बॉडीज इन स्पेस फॉर रिसर्च एंड सर्वेलेंस पर्पज़। कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और दूसरी बॉडीज़ को स्पेस के अंदर भेजा है ताकि वो जो है रिसर्च कर सके, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी कर सके। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं आपको सैटेलाइट का मतलब बताऊंगी। तो सैटेलाइट देखिए किसी भी ऐसी चीज़ को जो ज़मीन के इर्द गिर्द, ठीक है, घूम रही हो, ठीक है, या ऐसे प्लैनेट के इर्द गिर्द जो कोई भी बॉडी जो किसी दूसरे की चीज़ के गिर्द घूम रही हो, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, चांद यानी कि मून, वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो वो हमारे लिए सैटेलाइट है, लेकिन वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो कुदरती तौर पे मौजूद है, ठीक है, वो हमने नहीं बनाया, वो अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम कोई खुद से सैटेलाइट भेजते हैं जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक है, बहुत सी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम में हमारी मदद कर रही होती हैं, ठीक है, तो वो हम खुद से भेजते हैं यहाँ पर, और उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। After seeing the heavenly bodies, one becomes curious to know the realities of the earth and space. कहते हैं जब भी हम इन हेवनली बॉडीज़, जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है, इनमें से किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं स्टार्स के फॉर्म में या जैसे भी मून को, तो कहते हैं हम बहुत बेचैन हो जाते हैं ज़मीन के बारे में या स्पेस के बारे में, और हम इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। द इन्वेंशन ऑफ अ रॉकेट मेड इट पॉसिबल टू ट्रैवल बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर इनटू द वास्ट स्पेस। कहते हैं कि जो इन्वेंशन है रॉकेट की, यानी रॉकेट जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, क्योंकि इसने इस बात को मुमकिन बना दिया कि हम अपनी फ़िज़ा में से, ज़मीन की हद में से निकल कर स्पेस में दूर दराज जगहों पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, या अपनी एटलीस्ट सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। We also could know how our Earth and solar system came into existence. The space age began on October 4, 1957 when Soviet Union launched Sputnik 1 in the orbit of Earth. कहते हैं कि हम इसके ज़रिए ये भी जान सकते हैं स्पेस के बारे में कि हमारा सोलर सिस्टम या हमारी ज़मीन कब से एग्जिस्टेंस में आई है, कब से, मतलब हम इसकी डिटेल जान सकते हैं, इसके पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की गई थी साइंटिस्ट की जानिब से। फिर कहते हैं कि 1957 अक्टूबर 4 में सोवियत यूनियन ने जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी ज़मीन के ऑर्बिट में, ठीक है, यानी कि वो ऑर्बिट मतलब कि वो एरिया जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, ज़मीन के इर्द गिर्द के एरिया में उन्होंने एक लॉन्च की थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और फर्स्ट टाइम मतलब स्पेसेज यानी कि स्पेस की जो स्टडी की थी, उसकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की गई थी, वो इस टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। फिर कहते हैं दिस वॉज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज़ हु लॉन्च्ड मैनी अदर स्पेस क्राफ्ट्स। फिर कहते हैं उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे ममालिक ने भी इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और अपनी स्पेस क्राफ्ट्स या फिर यानी स्पेस में जाने वाली जो भी उनकी सैटेलाइट्स थी उन्होंने वो लॉन्च की। दे आर मॉनिटरिंग द वेदर कंडीशंस, लॉन्ग रेंज रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, प्रिसाइज नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। और ये सैटेलाइट्स आज भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी, कम्युनिकेशन में हमारी मदद करती हैं, इसके अलावा मौसम का हाल जानने में और
हमारी जो रेडियो टेलीविज़न जो ट्रांसमिशन है वो भी इन्हीं के थ्रू हम तक पहुंचती है, ठीक है। हमारी नेविगेशन यानी कि हमारी लोकेशन, आज जो हमारी लोकेशन फ़ौरन से पता चल जाती है हम कहाँ पर मौजूद हैं मोबाइल के ज़रिए, वो सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। द रोल ऑफ नासा, नासा का क्या किरदार है, ठीक है। तो नासा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक इदारा है जो कि अमेरिका के अंदर बेस है, ठीक है। और ये स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डील करता है, और ये मुखफ़फ़ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और ये एक अमेरिकन एजेंसी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एविएशन, यानी कि वही जो मैं बता चुकी हूँ कि स्पेस में जो भी एक्सप्लोरेशन हो रही है, काम चल रहा है, उसके बारे में जो भी स्टडी है, नई से नई दरियाफ्त, वो ये लोग करते हैं। As a result of its space activities, man stepped onto the moon on 20th July 1969, और ये एक बहुत अहम कारनामा था कि इसी के नतीजे में इस जो स्पेस एक्टिविटीज़ थी, इंसान ने पहली मर्तबा चाँद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। Moreover, NASA has sent spacecrafts to the other planets of the solar system for investigation purposes as well। कहते हैं कि नासा ने जो है अपने स्पेसक्राफ्ट को दूसरे सियारों पर भी भेजा है, ठीक है, सोलर सिस्टम के, ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ताकि वो मज़ीद जान सकें और इस कायनात का इल्म हासिल कर सकें, ठीक है। जैसे कि हम पता है हम मार्स के बारे में भी, मार्स पर भी जा चुके हैं और मार्स के उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल स्टडी करते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन देम सेंड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जब वो वहाँ पर अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं तो उनके थ्रू वो वहाँ पर अपनी डिवाइसेस रखते हैं जो वहाँ से किसी भी तरह से सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स वो लोग वहाँ से लेते हैं दूसरे प्लैनेट्स की, तो उनकी मदद करती है वहाँ के इन्वायरमेंट को या वहाँ की कंडीशंस को जानने में, ठीक है। और हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देने में हमारी मदद करती है। फिर कहते हैं व्हाइल इन स्पेस नीड वाज फेल्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन अ ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट। फिर कहते हैं कि स्पेस के अंदर एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाए, ठीक है, वहीं पर। और हमें पता है कि इन अ ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी मौजूद नहीं है, ग्रेविटी ज़मीन की सतह पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम ज़मीन की सतह पर मौजूद है। लेकिन जैसे हम ज़मीन से दूर जाते जाएँ, ठीक है, एक ख़ास ऑर्बिट से हम ज़मीन के निकल जाएँ, वहाँ पर ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ग्रेविटी वीक होते होते एक पॉइंट आता है ख़त्म हो जाती है। तो ग्रेविटी वो फोर्स है जो हमें ज़मीन की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हर चीज़ हमें हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और कोई भी चीज़ गिर नहीं जाती। तो वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत साइंटिस्ट को महसूस हुई। फॉर दैट पर्पज़, इस मकसद के लिए नासा लॉन्च्ड अ स्पेस स्टेशन कॉल्ड Skylab on May 14, 1973, which remained moving around the Earth about 6 months। तो कहते हैं इसी मकसद के लिए नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्काईलैब, और इसको 14 मई 1973 को लॉन्च किया गया था, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द 6 मंथ्स तक रिवॉल्व करती रही थी, यानी कि घूमती रही थी, ठीक है। फिर कहते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन बॉक्स में है MIR, द रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटेड द अर्थ फॉर 15 years एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर। द साइंटिस्ट्स परफॉर्म मैनी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स इन इट। कहते हैं MIR एक रशियन स्पेस थी, ठीक है, रशियन स्पेस थी, जो रशियन स्पेस स्टेशन ने उसको ऑर्बिट करवाया था ज़मीन के इर्द गिर्द, और वो 15 साल तक ज़मीन से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी यानी ऊंचाई पर वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती रही थी, ऑर्बिट करती रही थी। और उसकी मौजूदगी की वजह से साइंटिस्ट ने बहुत से इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वहाँ पर परफॉर्म किए थे, ठीक है। उसके साथ आपको ये पिक्चर भी उसकी दिखाई दे रही है। Another big achievement of NASA is the establishment of International Space Station। कहते हैं कि नासा का एक और बहुत बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क़याम अमल में लाया था। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी और ये बहुत अहम साबित हुई थी। दिस वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेस सेंटर्स ऑफ रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप। कहते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका या नासा का कारनामा नहीं था, बल्कि इसमें ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जिसमें और भी बहुत से लोगों ने कोलैबोरेट किया था, उनके साथ मिलकर काम किया था। और वो स्पेस सेंटर्स थे किन कंट्रीज़ के? रशिया के, जापान के, कनाडा के और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ थे। इट्स साइज़ इज़ ग्रेटर देन अ फुटबॉल ग्राउंड। कहते हैं कि इसका साइज़ ये इतनी बड़ी थी कि इसका साइज़ एक फुटबॉल ग्राउंड के जो टोटल साइज़ है उससे भी ज़्यादा बड़ा था। तो जाहिर है इतनी बड़ी स्पेस
स्टेशन को लॉन्च करना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और फिर कहते हैं इट हैज़ बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो कहते हैं कि पिछले 20 सालों से ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है और ज़मीन से इसकी हाइट 400 किलोमीटर्स है। कहते हैं इट कम्प्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स। तो कहते हैं कि ये ज़मीन के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 90 मिनट्स में कंप्लीट करती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस स्पेस स्टेशन एंड मैनी ऑफ दिस देम स्टे इन इट फॉर सेवरल मंथ्स। कहते हैं कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट्स हैं वो स्पेस में जब ट्रैवल करते हैं स्पेस स्टेशन में जाते हैं और यहाँ पर स्टे भी करते हैं कुछ मंथ्स तक के लिए। स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू कम्यूट फ्रॉम दिस स्टेशन। कहते हैं कि स्पेस शटल्स होती हैं छोटी छोटी जिनका यूज़ किया जाता है ताकि वो अपना राब्ता इस स्टेशन के साथ जो है वो बहाल रख सकें। फिर कहते हैं मोर देन 250 साइंटिस्ट्स हैव बेनिफिटेड फॉर देयर रिसर्च वर्क इन इट्स स्पेसिफिक एंड ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट। कहते हैं कि तकरीबन 250 साइंटिस्ट जो है अपने रिसर्च वर्क के लिए इस स्पेस स्टेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है सोवियत यूनियन सेंट स्पुतनिक 2 इन स्पेस ऑन 3 नवंबर 1957 दैट कैरिड फर्स्ट लिविंग थिंग अ डॉग नेम्ड लाइका। कहते हैं कि एक सोवियत यूनियन ने पहले हमने बताया था एक स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो 1 के नाम से थी स्पुतनिक 1, उसको स्पेस में लॉन्च किया था और फिर स्पुतनिक 2 को उन्होंने लॉन्च किया 3 नवंबर 1957 को। और उसमें सबसे पहला कोई जानदार जिसको स्पेस में भेजा गया था वो एक डॉग था, एक कुत्ता था और उसका आगे उसका नाम भी मेंशन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सैटेलाइट। आई गेस सैटेलाइट के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए थी बट इट्स ओके लेट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सैटेलाइट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ वेरी बिग हेवनली बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी बहुत भारी और बड़ी एक चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा हो उस ग्रेविटी की वजह से तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ग्रेविटी यानी कोई भी फोर्स जो आपको अपनी तरफ खींच रही हो। साथ में डायग्राम है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सन है, सन के इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि चांद। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कहते हैं चांद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। द मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, दूसरे सैयारों के चांद। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कहते हैं चांद जो है वो सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के लिए, हमारी ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है, हमें मालूम है। लाइकवाइज सम अदर प्लैनेट्स हैव देयर मून। कहते हैं इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स के भी अपने अपने चांद हैं। फिर आगे बॉक्सेस में हमें प्लैनेट्स मेंशन है और उसके साथ उनके नंबर ऑफ मून्स भी बताए हुए हैं। मार्स के लिए 2 चांद हैं, जुपिटर के लिए 79, सैटर्न के लिए 82, यूरेनस के लिए 27 और नेपच्यून के लिए 14 मून्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मून्स देखिए सैटर्न के लिए हैं, ठीक है। और फिर है ट्राई इट आउट। Very fascinating, moons of Jupiter and Saturn can be seen by using even a moderate power handy telescope. Seek help from the internet for location in the sky. तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमें जो यहाँ से स्टार्स की फॉर्म में आसमान में दिखाई दे रहे होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है सब के सब स्टार्स ही हों, बल्कि उसमें कुछ मून्स भी होते हैं। तो कहते हैं कि आप जुपिटर और सैटर्न के मून्स को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप एक पावरफुल हैंडी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कहते हैं कि अब लेकिन क्योंकि स्टार्स बहुत सारे होते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें से मून कौन सा है सैटर्न और जुपिटर का। तो कहते हैं कि उसकी लोकेशन जानने के लिए आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर है डू यू नो द ब्राइट ऑब्जेक्ट दैट वी सी ऑन द हॉरिजॉन जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट इज़ द प्लैनेट वीनस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। कहते हैं कि हमें जो एक बहुत चमकती हुई चीज़ जो दिखाई देती है हॉरिजॉन के ऊपर, हॉरिजॉन उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आसमान या ज़मीन आपस में हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि हॉरिजॉन के ऊपर हमें जो एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही होती है सूरज डूबने से पहले या बिल्कुल जैसे ही सूरज निकलता है उससे पहले, तो उस चीज़ वो और कोई नहीं बल्कि प्लैनेट वीनस है, ठीक है। क्योंकि 8 सैयारों में से एक सैयारा हमारे पास वीनस है तो वो प्लैनेट वीनस है और उसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। फिर है डू यू नो द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, हेंस द सन मून एंड स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
तो कहते हैं कि जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, जिसकी वजह से डे और नाइट कॉज होता है, तो कहते हैं कि उसकी रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। उसी वजह से हमें सन, मून या स्टार्स की जो अपीयरेंस है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कि ईस्ट से वेस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब से में गरूब हो जाता है। ठीक है। फिर एक्टिविटी 9.1 है, स्टूडेंट्स शुड फाइंड द नेम्स ऑफ मून्स ऑफ सम प्लैनेट्स यूजिंग द इंटरनेट और लाइब्रेरी। कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो डिफरेंट मून्स जो हमने ऊपर मेंशन किए, कहते हैं कि कुछ प्लैनेट्स के चांद हैं, उनके नाम को आप सर्च करें, फाइंड करें, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं या लाइब्रेरी की भी। ठीक है। तो इंटरनेट से आपको बासानी इनके नाम मिल जाएंगे, आप इनको सर्च कर सकते हैं। देन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि मसनूई सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है या ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो हम खुद से लॉन्च करवाते हैं। ठीक है। तो द स्पेसशिप्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कहते हैं कोई भी ऐसे स्पेसशिप्स जो इंसान खुद बनाते हैं और उसको फिर ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। दीज आर सेंट इनटू स्पेस बाय अ रॉकेट एंड आर गिवन अ राइट स्पीड फॉर देयर हाइट। कहते हैं कि इनको स्पेस में भेजा जाता है रॉकेट की मदद से और उनको वहाँ पर भेजने के लिए ख़ास स्पीड दी जाती है, या मिनिमम वेलोसिटी भी कहते हैं। कोई ऐसी वेलोसिटी जो कि हमें ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। तो वो वेलोसिटी उनको दी जाती है या स्पीड दी जाती है जिसकी मदद से वो एक ख़ास हाइट पर जाकर पहुंच जाती हैं। द हायर द सैटेलाइट द स्लोअर इज़ इट्स स्पीड एंड लॉन्गर इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट। कहते हैं कि जितनी स्पीड सैटेलाइट की हाइट ज़्यादा होगी ज़मीन से, उतना ही वो स्लो उसकी स्पीड होगी घूमने की, रिवॉल्व करने की, क्योंकि ग्रेविटी का असर कम हो जाएगा। और कहते हैं लॉन्गर इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट। और ज़ाहिर है जब उसकी स्पीड घूमने की कम होगी तो वो, और जब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा उसका अर्थ से, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी ज़मीन के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, क्योंकि उसका ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा। ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, सैटेलाइट कैरिंग हबल स्पेस रेडियो टेलीस्कोप यूजेस रेडियो सिग्नल्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सेंस इंफॉर्मेशन टू अस। कहते हैं कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, उसके अंदर एक टेलीस्कोप है जिसको हम कहते हैं हब, जो कि स्पेस के लिए बनाई गई थी, उसका नाम है हबल स्पेस रेडियो टेलीस्कोप। तो कहते हैं ये टेलीस्कोप क्या करती है, यूजेस रेडियो सिग्नल्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। वो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है स्पेस को मुख्तलिफ़ किस्म से अक़साम से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जांचने के लिए, एंड सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अस, और वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम तक पहुँचाती है। ठीक है। तो हमने हबल स्पेस रेडियो टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ा। अब कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की क्या अहमियत है? कैन यू टेल व्हाट बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? ऑफ कोर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके थ्रू हम तक हमारे लिए कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये हमें वेदर के बारे में बताता है, नेविगेशन सिस्टम्स इसके ज़रिए होते हैं, टेलीविज़न से की जो ट्रांसमिशन से हम तक वो पहुंचती है। फिर आगे लिखा है रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड इन्फॉर्मेशन बाय इंटरनेट रीच इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वही बात बता रहे हैं कि रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है वो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के थ्रू, वो दुनिया के एक एक कोने में बआसानी पहुंच जाती है। तो उसमें सारा जो कमाल है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ही है। फिर कहते हैं वी कैन मेक कॉन्टेक्ट एट फार ऑफ प्लेसेस बाय टेलीफोन। कहते हैं कि हम दुनिया के दूर दराज इलाकों में अपना राब्ता हमारा मुमकिन होता है टेलीफोन के ज़रिए। वी कैन करेक्टली लोकेट आर पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी पोजीशन जान सकते हैं पूरी दुनिया में कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। वी कैन नो अबाउट चेंजेस इन द वेदर मच अर्लियर। हमें मौसम के हालात के बारे में बहुत पहले से पता चल जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है, बारिशों ने कब होना है, तूफ़ान का खदशा कहाँ पर है, हीट वेव्स का खदशा कहाँ पर है। दिस हेल्प्स अस टू डील विद फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर डिज़ास्टर्स इफेक्टिवली। कहते हैं हमारी मदद करता है, हम सैलाब, आंधी तूफ़ान या जंगलात में लगने वाली आग या जो भी दीगर जो कुदरती आफात हैं उनके बारे में हम पहले से जानने में ये हमारी मदद करता है। यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स के क्या इस्तेमाल हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इनकी क्या जो है सिग्निफिकेंस है, साइड पे आपको पिक्चर भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दिखाई दे रही है। द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कहते हैं कि वो सैटेलाइट्स जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द बिल्कुल वैसे चक्कर लगा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही उसी स्पीड से जिस स्पीड से ज़मीन ऑर्बिट कर रही है, ज़मीन चक्कर लगा रही है,
ठीक है, तो उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। और उसका नाम जियो स्टेशनरी इसीलिए है कि जिस स्पीड से अर्थ मूव करेगी उसी स्पीड के साथ जब जो है सैटेलाइट मूव करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव नहीं कर रही होंगे। हमें ऐसे लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पोजीशन पर है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, तो ऐसे फील होगा जैसे कि ये रुकी हुई है, इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दे ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर, और इनकी हाइट जो है वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर है। एंड आर पोजिशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, और इक्वेटर से बिल्कुल ऊपर ये मौजूद है। ये सैटेलाइट दे अपीयर स्टेशनरी एट वन प्लेस ऑल द टाइम व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। कहते हैं ज़मीन से जब इसको देखोगे तो ये बिल्कुल आपको रुकी हुई दिखाई देगी हर वक्त। इसकी वजह क्या है, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि इसकी स्पीड भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अर्थ मूव कर रही है, तो इसलिए हमें ऐसे लगेगा कि वो भी रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज एंड ट्रांसमिट टीवी सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसका इस्तेमाल बताया हुआ है कि ये भी कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये टीवी के सिग्नल्स भी पूरी दुनिया में पहुंचाती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में है, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 1470 किलोमीटर्स पर आवर ओवर द इक्वेटर। हमें ये ज़मीन अर्थ की जो है बताई हुई है, स्पीड बताई हुई है रोटेशन की, जो वो अपने इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, फिर बॉक्स है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कहते हैं फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट मस्ट बी ट्रैवलिंग एट अ स्पेसिफिक स्पीड, द लोअर द हाइट द फास्टर इट मूव्स। कहते हैं कि सैटेलाइट के लिए कि वो एक मतलब ख़ास ऑर्बिट के अंदर ही रहे, उसको एक ख़ास स्पेसिफिक मखसूस स्पीड चाहिए होगी कि उस स्पीड से वो लगातार मूव करती रहे, तो वो उसके अंदर रहेगी। ठीक है, क्योंकि उस तरह उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी और वो उस की वजह से उसमें घूमती रहेगी। अदरवाइज़ अगर उसकी स्पीड लॉस्ट होगी तो ख़तरा होगा कि वो ज़मीन के ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के अंदर वापस आकर गिर जाए। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक स्पीड की ज़रूरत होती है, और कहते हैं कि जितनी हाइट जो है कम होगी उसकी, उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, तेज़ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है डू यू नो द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। तो कहते हैं कि हम सारे की सारी अर्थ को कवर कर सकते हैं 3 किस्म की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। किस मकसद के लिए, कि हम ग्लोबल जो भी हमारी ट्रांसमिशन है रेडियो टीवी प्रोग्राम्स की, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम है, तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। साइड पे डायग्राम दी हुई है कि इन ओशंस के ऊपर अगर हम अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करें तो कैसे हम पूरी अर्थ को सिग्नल्स या जो है वो पहुँचा सकते हैं। ठीक है, फिर वेदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड। ये सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे पास द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये अर्थ पे किस तरीके से पास कर रही होती हैं, कैसे रिवॉल्व कर रही होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब। दे आर यूज टू सर्वे द अर्थ। पूरी अर्थ को ये सर्वे कर रही होती हैं। ठीक है, उसका चक्कर काट रही होती हैं। एज द अर्थ स्पिन्स अंडर देयर ऑब्जेक्ट्स द एंटायर अर्थ कैन बी सीन थ्रू देम। कहते हैं कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो इनके थ्रू देखी जा रही होती है, क्योंकि ज़मीन जो है इनके ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इन एडिशन टू वेदर कंडीशंस दीज सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड टू सर्वे द अर्थ फॉर नेविगेशन एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट्स। तो कहते हैं कि वेदर कंडीशंस के अलावा इन सैटेलाइट्स को हम अर्थ की सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अर्थ के को पूरा जांचने के लिए। ठीक है, इमेजिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर नेविगेशन, वही नेविगेशन का पर्पस मैंने आपको बताया कि पोजीशनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करने में भी ये हमारी मदद करती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी कि राब्ते की सैटेलाइट्स। दीज सैटेलाइट्स हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ रेडियो टीवी एंड मोबाइल फोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टीवी, मोबाइल और रेडियो की ट्रांसमिट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू दीज सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स से जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए हमारे पास तकरीबन पूरे ज़मीन पर 200 बेस्ड स्टेशन हैं। फिर कहते हैं यू कैन ऑल्सो पिक अप द सिग्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स थ्रू डिश एंटीनास। कहते हैं कि आप डिश एंटीनास के थ्रू डायरेक्टली भी इन स्पेस स्टेशन से आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन या जो भी सिग्नल्स हैं आप इनसे कैच कर सकते हो। फिर कहते हैं डू यू नो द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स इज़ नोन एज रिमोट सेंसिंग। कहते हैं कि आप ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट्स है उसके थ्रू जो आप अर्थ को स्टडी करते हो, अर्थ को स्टडी करने में जो आपकी ये मदद करते हैं, इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ओके, पॉइंट टू पॉन्डर।
मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, व्हाई इज इट नॉट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कहते हैं कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, तो आप इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते राब्ते के लिए किसी भी किस्म के। ठीक है, तो देखें इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि देखो मून का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो आपस में बहुत ज़्यादा है। चांद जो है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से यानी कि कम्युनिकेशन के सिग्नल्स और ये सब पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और सेकेंडली उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, यानी कि उसके घूमने का जो टाइम पीरियड है वो ज़मीन के गिर्द वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि तकरीबन नियरली 1 मंथ लगता है। और थर्डली क्योंकि वो जो है इक्वेटोरियल पे ऑर्बिट पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमारे लिए सैटेलाइट का इन प्लेन्स के ऊपर होना ज़रूरी है ताकि हम तक सिग्नल्स बआसानी पहुंच सकें। ठीक है, तो बहुत सी रीज़न्स हैं, इसलिए मेन फैक्टर यही है कि इसका फासला ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पज़। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? GPS सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ प्रोसेस टू नो द लोकेशन एट अ प्लेस। इस सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप एक ख़ास जगह पर अपनी लोकेशन जान सकते हो कि कोई चीज़ या कोई भी जगह या कहाँ पर मौजूद है। कॉमनली इट इज़ नोन एज GPS। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय 24 सैटेलाइट्स इट एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 6 सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स। कहते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसमें कितनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है? 24 सैटेलाइट्स। इनकी हाइट क्या है? अर्थ से 400 किलोमीटर्स। और किन 6 सेट्स के ऊपर ऑर्बिट्स में, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स है ना। एक ऑर्बिट कहते हैं वो रास्ता जिसके अंदर सैटेलाइट जो है वो चक्कर काट रही है ज़मीन का। तो 6 सेट्स हैं, 6 अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर ये लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो कहते हैं 4 सिग्नल्स आर रिसीव्ड एट एनी मोमेंट बाय अ रिसीवर और सेल फोन फ्रॉम सैटेलाइट्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसमें कहते हैं कि आप रिसीवर हो या जो भी इसमें मोबाइल फ़ोन है, ज़ाहिर है अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो आप रिसीवर हो या मोबाइल फ़ोन रिसीवर है, तो कहते हैं वो 4 सिग्नल्स जो है वो किसी भी मोमेंट पर रिसीव कर सकता है। ठीक है, और वो किस जगह पर मौजूद है वो सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग सिग्नल्स वहाँ पर मैच करते हैं और वो वहाँ से सिग्नल्स को कैच कर लेता है। द सेल फोन रिसीवर्स वर्क्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इट्स लोकेशन। कहते हैं सेल फोन के जो रिसीवर हैं बहुत एग्जैक्ट पोजीशन आपकी बता सकते हैं, आपकी लोकेशन को जानने में आपकी मदद कर सकते हैं। द मोटरिस्ट यूज दिस सिस्टम नॉट ओनली टू टेल वेयर दे आर बट ऑल्सो टू सिलेक्ट द बेस्ट रूट टू देयर डेस्टिनेशन। कहते हैं कि जो भी गाड़ियों में होते हैं, किसी जगह पर जा रहे होते हैं, ठीक है, वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना सिर्फ ये जानने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उनकी जो भी उनकी डेस्टिनेशन है, जो भी मकाम जिस मकाम पर वो जाना चाहते हैं तो वो कहाँ पर मौजूद है उसको जानने में भी वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप GPS ऑन कर दें मोबाइल पे, वो आपको आपका रूट बता देगा कि अगर आपने इस जगह पर जाना है तो आपका कौन सा ईजी रास्ता है, आप किस रास्ते से वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है साइंस की बदौलत। ठीक है, डू यू नो है an aeroplane pilot, sailor or a desert hiker can now use a pocket-sized instrument or cell phone to find his position on the earth within 10 meter accuracy। कहते हैं कोई भी एरोप्लेन पायलट है या कोई जो भी सेलर है या कश्ती में कोई मौजूद है, डेजर्ट में है, सहरा में है, कहीं पे भी कोई इंसान है, तो वो पॉकेट साइज यानी अपनी जेब में रखने की साइज़ की कोई डिवाइस जिसे हम सेल फ़ोन कह सकते हैं, उसके ज़रिए वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जान सकता है और विद इन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर्स, यानी 10 मीटर की एक्यूरेसी के अंदर। ठीक है, 10 मीटर का फ़र्क हो सकता है आगे पीछे का, लेकिन उसके अंदर वो आपको सही बता सकता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फिर है की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ माइलस्टोन्स बताए हुए हैं, डेट्स बताई हुई हैं और उसमें कौन से ख़ास जो कारनामे हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ये आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो यही जून 20 1969 वाला है, दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून इन अपोलो 11 मिशन। ये एक मिशन का नाम है। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा था और उसकी डेट मेंशन है और भी मतलब यहाँ पर ये नाम बताए डेट्स के साथ नाम मेंशन है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।